लास्ट क्लास में जो हम अप्रोचेस पे आके रुके थे कि अप्रोच में क्या क्या करना है, उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए मेनली हम दो अप्रोच के बारे में बात करते हैं। वैसे तीन होती है, पर हम जनरली दो के बारे में ही बात करते हैं। एक टीचर सेंट्रिक, तो जो अध्यापक केंद्रित है और जो छात्र केंद्रित है, इन दो के बारे में हमने वैसे एक जनरल डिस्कशन किया था कि भाई अगर आप क्लासरूम में ज़्यादा टाइम के लिए किसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं तो वो आपका एक तरीके से अप्रोच या उपागम बन जाता है। एक आइडिया लिया था कि भाई अगर 50% से ज़्यादा जो एक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाती है, अप्रोच बन जाती है। और उसी के अकॉर्डिंग हमें किसका सिलेक्शन करना पड़ता है, मेथड्स का। सेम वे में हम कोई मेथड जैसी अप्रोच यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम पहले मेथड सेलेक्ट कर ले एक ऐसा जो सूट करता है लर्नर सेंट्रिक अप्रोच को, और हम फॉलो कर रहे हो टीचर सेंट्रिक अप्रोच, तो गलत हो जाएगा। अगर हम क्लास में फॉलो कर रहे हैं लर्नर सेंट्रिक अप्रोच और मेथड ऐसा सेलेक्ट कर लिया कि जो टीचर सेंट्रिक का है, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है जो प्लानिंग हम करते हैं कि हम किस तरह की अप्रोच को लेकर चलेंगे। सेम वे में इन दोनों अप्रोचेस को लेकर आप किस साइकोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, वो मेन होता है। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच में वैसे तो हमारी 7 से 8 अप्रोच हो जाती है, लेकिन अगर हम एक कंसेप्ट होता है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के जो संप्रदाय है, संप्रदाय का मतलब है एक ऐसा, हम कह सकते हैं कम्युनिटी, जिन्होंने किसी एक एरिया के ऊपर काम किया, डिटेल में काम किया। तो वो जो अलग अलग कम्युनिटी बना, उन एक जैसी विचारधारा वाले लोग जो एक साथ रहे, वो हमारी कम्युनिटी के फॉर्म में आते हैं। और उसी को क्या नाम दे दिया जाता है, स्कूल्स का। होने एक जैसे चाहिए। जैसे हम कह देते हैं कि भाई ये हमारी विचारधारा वाला नहीं है, एक ऐसा हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल विचारधारा वाले हो, एक मॉडर्न वाले हो, एक हो सकता है किसी रिलीजन को फॉलो करता हो, दूसरा दूसरे रिलीजन को फॉलो करता हो। तो उनकी क्या बन जाती है, अलग अलग अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं। वो कम्युनिटी भी क्या कहलाती है, समुदाय। इसी तरह ऐसे लोग जो एक कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं, एक विचार के ऊपर काम करते हैं, एक संप्रदाय के ऊपर काम करते हैं, एक जैसी विचारधारा, धारा है तो बहती चलेगी, तो उनके विचार भी एक ही डायमेंशन में जाएंगे, एक साइड चलते जाएंगे। अगर किसी ने बिहेवियरिस्ट अप्रोच को फॉलो किया तो वो बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीजों को चलाएगा। किसी ने कॉग्निटिव को फॉलो किया है तो जो कॉग्निटिव कम्युनिटी में लोग रहे होंगे, उन्होंने जो पॉइंट उठाकर रखे होंगे, तो जो टीचर कॉग्निटिव अप्रोच को फॉलो करेगा वो उनके पॉइंट्स को अपनी टीचिंग में शामिल करेगा। एक साइकोडायनेमिक्स वाला है, वो साइकोडायनेमिक्स वालों को फॉलो करेगा। तो ये स्कूल्स जो आए थे, इन स्कूलों के ही ये नाम थे। सबसे पहले एक स्कूल आया था जिसका नाम था स्ट्रक्चरलिज्म, फिर आ गया था फंक्शनलिज्म, फिर आ गया था बिहेवियरिज्म। ये आ गया था का मतलब है कि ये सब एक साथ चले। स्ट्रक्चरलिज्म अपना अलग चल रहा है जर्मनी में, ये अमेरिका में अपना अलग चल रहा है, ये भी अमेरिका में अलग चल रहा है। गेस्टाल्ट था, ये जर्मनी में चल रहा है। तो अब भाई एक ही टाइम पीरियड पर जर्मनी में भी शोध हो सकते हैं, उसी टाइम पीरियड पर अमेरिका में भी शोध हो सकते हैं। तो इनका कोई क्रम नहीं है कि पहला दूसरा किसको नाम दे। हाँ, इंपॉर्टेंस जरूर हम बता सकते हैं कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब जो हम 4 अप्रोच फॉलो करेंगे,
तो सीधी सी बात है, अगर हम अप्रोच ही चार ले रहे तो वो चार ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट और इनके साथ था ह्यूमनिस्टिक या ह्यूमनिज्म, साइको एनालिसिस। तो ये अब हमने यहां पर 6 नाम लिख लिए। अप्रोच हम 4 डिस्कस कर रहे हैं, तो हम एक तो इसको छोड़ के चल रहे हैं फिलहाल, और एक इसको छोड़ के चल रहे हैं, बाकी इन चारों को हम यूज करते हैं। गेस्टाल्ट के साथ नाम जुड़े थे 2, एक मैक्स वर्दाइमर का और दूसरा जुड़ा था ऑल्फगैंग कोहलर का। वो दोनों किस में थे? गेस्टाल्ट में। और गेस्टाल्ट के लिए क्या बताया था कि यहां पर कौन सी अप्रोच होती है? कॉग्निटिव अप्रोच होती है। तो हमें इन 4 अप्रोचेस को स्टडी करना है। हमें इन्हीं 4 अप्रोचेस को लेकर आगे बढ़ना है। हाँ जी शनायरा, बिल्कुल। तो ये चारों जो अप्रोच अब हम लेकर चलेंगे, इसमें हम शुरुआत करते हैं पहली अप्रोच से, जो कि हमारी क्या कहलाएगी? बिहेवियरल अप्रोच या व्यवहारगत उपागम। बिहेवियरल अप्रोच या व्यवहारगत उपागम। दूसरा हमारा आ जाएगा कॉग्निटिव अप्रोच, तीसरा आ जाएगा साइकोडायनेमिक अप्रोच और चौथा आ जाएगा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। साइकोडायनेमिक साइको एनालिसिस स्कूल। तो पहले शुरू करेंगे बिहेवियरल अप्रोच से। क्या है इसमें जो मुख्य है? एक तो इसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। व्यवहारवाद बहुत फेमस रहा था। यहां पर एक पर्सन का नाम सबसे पहले आता है, जेबी वॉटसन, जो इसका फाउंडर था। तो क्वेश्चन हमारा आ जाता है फाउंडर का। ना भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यूज हो जाता है, ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा। वॉटसन के साथ एक पर्सन जिसका नाम आप लोग ज्यादा सुनते रहे हैं, थॉर्नडाइक। इनके साथ एक और पर्सन जिसका नाम सुना है, स्किनर। इसके साथ एक और बंदा जिसका नाम सुना है, इयान पावलोव। अब इनके अलावा व्यवहारवादी बहुत रहे हैं, यानी ये एक ऐसी विचारधारा चली थी जिसने सोचने समझने का सब कुछ, कह सकते हैं, नजरिया ही बदल दिया था। ये स्कूल ऐसा आया था, स्कूल का मतलब है ये कम्युनिटी ऐसी आई थी, ये संप्रदाय ऐसा आया था कि इसने टीचिंग को बिल्कुल ही एक तरीके से नया आयाम प्रदान कर दिया। और इसमें मुख्य भूमिका इन 4 लोगों की रही है। इनके अलावा भी बहुत से लोग रहे हैं जो अपने हिसाब से जिन्होंने काम किया है। जैसे हम कहते हैं ना, स्वतंत्रता संग्राम में किन किन लोगों की मुख्य भूमिका रही, तो हम कहते हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ये 4-5 नाम बोल के हम रुक जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कंट्रीब्यूशन रहा है। सेम वे में ये 4 नाम लेकर हम रुक रहे, बाकी कंट्रीब्यूशन बहुत लोगों का रहा है। तो इनका मेन फोकस किस पे था? फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अब ये क्या चीज है? ऑब्जर्वेबल का मतलब है निरीक्षणात्मक व्यवहार। क्या होगा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर? हे भगवान, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्या होता है, उनके ये वही होता है जो आपने पूछा। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर वही है जो ऑब्जर्व किया जाए, कोई गलत नहीं। हाँ, व्यवहार क्या होता है? बहुत बढ़िया, जो हमारी पर्सनालिटी बन जाता है। शाबाश, सब कुछ यहीं खत्म कर दो। जो हमारे हैबिट में आता है, जो हमारा व्यवहार बन जाता है, जो हमारी पर्सनालिटी बन जाता है, जो हमें मोटिवेशन देता है। बहुत अच्छे। ऑब्जर्व जो हम करते हैं, इसके लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं जनरली टीचिंग में, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसको देने वाला कौन था? वॉटसन। ये किस स्कूल से बिलोंग करता होगा?
बिहेवियरिज्म। ये तो ऑटोमेटिकली लिंक हो गया। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया था, ये सेकंड मेथड है साइकोलॉजी का, सेकंड मेथड इन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में अध्ययन करने की अगर विधियां देखी जाए, जो मेथड शुरू हुए हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड फर्स्ट मेथड है और ऑब्जर्वेशन सेकंड मेथड है। फिर भी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ऑब्जर्वेशन आप दो तरह की कंडीशन में करते हैं। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है कंट्रोल्ड। बेटर रिजल्ट या बेटर बिहेवियर के बारे में आप किसके थ्रू बता पाओगे? किसी बच्चे के व्यवहार के बारे में अगर आपको जानकारी देनी है, तो आप उसके अलग अलग परिस्थिति में किए गए कार्य को नोट करते हैं कि उसने इस सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, कैसा रिएक्ट किया, किस तरह से उसने काम को किया। दैट्स ऑब्जर्वेशन। क्या, क्यों, इनके बारे में जो आप जवाब लिखते चलते हैं, वो ऑब्जर्वेशन में शामिल होते हैं। इसमें नेचुरल हो जाता है जब बच्चा फ्री होके काम कर रहा हो, उसे पता ही ना हो कि कोई उसे देख रहा है, उसे पता ही ना हो कि उसे कोई देख रहा है। एक होता है कंट्रोल्ड, जब क्लासरूम में बच्चे पेपर कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, टीचर सामने खड़ा हुआ है, वो एनवायरनमेंट होता है कंट्रोल्ड। यहां पर क्या होता है कि बच्चे को पता है उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो अब बताइए इनमें से कौन सा अच्छा होगा? नेचुरल अच्छा होगा। अब नेचुरल ऑब्जर्वेशन हम कहां करते हैं? क्वेश्चन आ जाता है कि एक टीचर इस तरीके से बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये इनमें से किसके अंतर्गत शामिल होगा? ड्यूरिंग लंच टाइम। गुड, यही है बस, और कुछ नहीं है। ड्यूरिंग लंच टाइम। और जो दूसरा पॉइंट बताया वो सबसे बेहतर है। यहां पर असली ऑब्जर्वेशन हो जाता है जब इमोशन आपके बाहर निकल रहे होते हैं, तो आपकी वास्तविकता सामने आती है। कहते हैं ना, असलियत कहाँ दिखेगी? असलियत खेल के मैदान में दिखेगी। क्योंकि हार बर्दाश्त किसी को नहीं होती, कोई हारना नहीं चाहता। तो अब जीतने के लिए क्या करेगा? तो उसका व्यवहार वहां पर दिखाई देगा। आप उसे नोट डाउन कीजिए। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पता चला कि एक बच्चा बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, आप उसको कुछ भी बोलते हो सारे काम करता है, प्लस किसी को भी गलत नहीं कहता है। तो नैतिकता, एथिक्स, सब उसके मॉरल वैल्यूज बहुत प्यारी है। उस बच्चे को खेलते हुए देख लिया। कहते हैं ना, सारे सपने छंद से टूट गए। छंद से टूटा सपना। तो पता चला कहां से? नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करने से। क्लियर? बिहेवियर, जो हम किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, वो हमारे बिहेवियर को डिनोट करता है। कोई भी स्टिमुलस, कोई भी चीज जिसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड करेंगे, वो हमारे व्यवहार को दर्शाएगी कि हमारा व्यवहार कैसा है और कैसा नहीं है। तो ऑब्जर्वेबल हुआ बिहेवियर कि एक स्टिमुलस के अगेंस्ट आपने कैसा रिस्पॉन्स किया, उसको जब हम नोट डाउन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो वो किस में आ जाता है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में। तो ये अलग अलग चीजों के लिए हो सकता है। तो ये कहता है कि फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इस टीचिंग में, इस अप्रोच में सारा फोकस किस पे होता है कि बच्चा किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसको देखना। आप टॉपिक करा रहे हैं, क्या उसकी समझ में आ रहा है? बॉडी लैंग्वेज से आइडिया लगता है। बच्चों की आंखें, बच्चे की गर्दन, बच्चे के बैठने का तरीका, बच्चे का नोट डाउन करना, इनसे आइडिया लगता है कि उसकी समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कैसे पता चल रहा है टीचर को? वो ऑब्जर्व कर रहा है किस चीज को? उसके बिहेवियर को। पॉइंट क्लियर है? सेकेंड है, ऑल बिहेवियर लर्न थ्रू कंडीशनिंग एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। एक होता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है अनुबंधन। अब नाम ही क्या आ गया? अनुबंधन। बंधन मतलब जोड़ना, किसी चीज के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड
इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके। वो जिस चीज के साथ जोड़ रहे हैं हम उसके बिहेवियर को, उसको एनवायरमेंट के साथ और कनेक्ट कर लो, तो अब आप उसके बिहेवियर को इजिली ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे व्यवहार सीखे ही इन चीजों से जाते हैं। आपके चलने का ढंग, अगर प्लेन रोड है तो कैसे चलते हो, नीचे देखे बिना भी चल सकते हो, लेकिन अगर गड्ढे वाला है तो लर्न किया, सीख गए। सेम वे में लर्न थ्रू कंडीशनिंग, चीजों को जोड़कर सीखना। अगर एक टीचर ऐसा दिखाई दे रहा जो डंडे मारता है, वो दिख जाए तब आपका भागना या तब आप चल के जाते हो स्कूल, और एक ऐसा टीचर है जो किसी बच्चे को कुछ भी नहीं कहता, दोनों में से एक टीचर खड़ा है, मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन बच्चे जैसे ही बेल बजी है उसके बाद बहुत तेजी से भाग भाग के अंदर जा रहे हैं, कौन से वाला होगा? जो, हाँ, हेलो, आ रे, एक बार टॉफी और ले आए। कंडीशनिंग कनेक्टेड है, इसलिए डंडे वाले से इसलिए कनेक्टेड है, भाग ले उसे कम से कम ये तो दिखा भाग के आ रहा हूं, एक बार को नहीं मारेगा। बैल बज चुके और बच्चा फिर भी आराम से देख देख के चलता हुआ आ रहा है, तो डंडे वाला तो मारेगा ही मारेगा। ये हमारा हो गया था। अब आते हैं इसी में कंडीशनिंग जब होती है तो कंडीशनिंग में एक टाइप आता है क्लासिकल कंडीशनिंग का, जैसा कि नाम ही बता रहा है, शास्त्रीय अनुबंधन। थॉर्नडाइक की थ्योरी को हमने यहां पर नहीं लिखा है, उसमें क्या होता है, ट्रायल एंड एरर होता है। वहां वो क्या करता है, अपने ही बिहेवियर को जहां ठीक होता जाता है उसी को रिपीट करता जाता है, बस वो तुक्के से ठीक होता है, और वही तुक्के को बार बार करके गलतियों को कम कर करके वो सही करना सीख जाता है। यहां थोड़ा अलग है। ये है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग। देने वाला कौन था? हाँ, अब देखो इनके बोलने के तरीके से पता चल रहा है कि डाउट है। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, पहले सुनो, ये है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। वो बोल रहे हैं लेकिन बोलते वो खुद अपने ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए उनकी आवाज क्या है, पैवलोव। और अगर पता होता पैवलोव है, डिफरेंस होता है। बच्चे सोचते हैं ना टीचर पकड़ कैसे लेता, उसे कैसे पता कि मेरे को नहीं आता है, मेरे को ही खड़ा कर देता जबकि मैंने हाथ भी उठा रखा, हाँ मुझे आता है। ये सिचुएशन क्लासरूम में बनती है। टीचर ने सवाल पूछा, एक बच्चा जिसे सवाल का आंसर तक नहीं पता, उसने भी हाथ उठा दिया। टीचर सबसे पहले उसी को उठाता है कि तू ही बता। अब वो फिर कहेगा ये चीटिंग है, पहले दूसरे वाले से पूछो ताकि मुझे भी समझ आ जाए क्या आंसर देना है। हाथ तो मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि जिनके हाथ उठे हुए होते आप उनसे नहीं पूछते, उससे पूछते जिन्होंने हाथ नहीं उठाया होता। तो हाथ उठाने का भी तरीका होता है। जब आप यूं आधा अधूरा उठा के रखते हो ना कि हाँ मेरे को ही पता है, तो आधा अधूरा ही पता है। जो टॉपर होते हैं क्लास के, उनके हाथ कभी देखना कैसे होते हैं, बिल्कुल सीधे, कॉन्फिडेंस लेवल दिखाई देता है। वो भी बिहेवियर है, उसको भी ऑब्जर्व करो, उसी से आइडिया लगाओ। टीचर कभी नहीं पूछता उस बच्चे से, मैक्सिमम केस में टीचर उससे नहीं पूछेगा जिन बच्चों के हाथ बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। किसको ढूंढते हैं? एक तो जिसने हाथ नहीं उठाया, दूसरा जिसका हाथ टेढ़ा मेढ़ा सा खड़ा है कि हाँ मेरे को पता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग देने वाला था इयान पैवलव। याद हो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, एक डॉग का केस याद है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि लर्निंग थ्रू एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन का मतलब क्या है, किसी चीज से कनेक्ट करके, किसी चीज के साथ जोड़कर। तो वो जो जोड़ना होता है, इस जोड़ने में एक न्यूट्रल स्टिमुलस को
एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ जोड़ दिया जाता है, नेचुरल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। चलिए जी वापस आते हैं इधर ही। तो न्यूट्रल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब ये न्यूट्रल क्या है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था शायद, न्यूट्रल और नेचुरल दोनों बताए थे। तो न्यूट्रल स्टिमुलस कौन सा होता है, इफ वी हैव टू डिफाइन? हाँ, पर स्टिमुलस तो वो होता है जो रिस्पॉन्स कराए। स्टिमुलस की तो डेफिनेशन में है ये, जो रिस्पॉन्स करा देता वो स्टिमुलस होता है। हिंदी में कहते हैं इसे उद्दीपक। तो जो रिस्पॉन्स कराएगा वो स्टिमुलस है। और मैं इसमें फिर पूछ रहा हूं कि ये बताइए ये क्या होता है, न्यूट्रल। हिंदी में इसका एग्जैक्ट शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, न्यूट्रल का क्या होगा। तब तक इसको ऐसे ही करो, न्यूट्रल है तो ये कैसा रिस्पॉन्स कराता है? वैसे नहीं कराएगा, मुझे क्या पता। हाँ, हाँ फिर ये अब चलेगा तो क्लास चलेगी, ये नहीं चलेगा तो, और इसका कंडेंसर फूक गया तो, ये बंद हो गया तो क्लास बंद। हम्म, ये सही है, यानी कि जहां भी एसी चलता होगा वहां क्लास चल रही है। अच्छा यहाँ का है, फिर तो ठीक है। पर बिहेवियर में तो ये होता है ना कि जो सीख लिया फिर वो तो उसको अप्लाई करेगा। आप तो घर में भी एसी चल रहा होगा, आपको क्लास चल रही है, यहाँ की। अच्छा, ओहो ठीक है। न्यूट्रल, जो स्वयं से कोई अनुक्रिया ना करे, ये बाय सेल्फ रिस्पॉन्स नहीं कराता, अकेला ऐसा उद्दीपक है। बाय सेल्फ कोई रिस्पॉन्स नहीं करा सकता। किसी भी तरह की रिस्पॉन्स ये नहीं करा सकता है। निष्पक्ष या उदासीन, ओके मूड ऑफ ने बताया। भाई नाम क्या है, ये नाम तो इतना भयंकर रखा हुआ है, उदासीन है भाई इसका हिंदी नाम। और इस बच्चे का नाम भी ऐसा ही है, मूड ऑफ। इसका ही मतलब ये होता है उदासीन, तो हम इसको मूड ऑफ भी कह सकते हैं न्यूट्रल को। बट यहां लेकर बाय सेल्फ कोई रिस्पॉन्स जो ना कर सके वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल। इसके बाद आता है दूसरा स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस। ये कोई भी स्टिमुलस नहीं होता है पर फिर भी होता है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें करना पड़ता है इसे, नेचुरल स्टिमुलस, प्राकृतिक उद्दीपक, जो ना चाहते हुए भी अनुक्रिया करवा दे, नेचुरल स्टिमुलस। अगर आप ना चाहते हो तब भी रिस्पॉन्स करा देगा। वो नेचुरल होते हैं भाई। एक्सेप्शन हर जगह होता है, बट रूल्स के अकॉर्डिंग ना चाहते हुए भी जो रिस्पॉन्स करा दे वो नेचुरल स्टिमुलस है। धूल भरी आंधी चल रही है, आंखें बंद हो जाएंगी। अगर धूल उड़ के आ रही है तो आंख बंद होगी। तेज रोशनी अगर आंखों में लगेगी तो आंख झपकेगी।
वो तेज रोशनी, सूरज की रोशनी का, तीसरा आपका धूल भरी हवा का, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल स्टिमुलस होते हैं। ये सब क्या होते हैं? नेचुरल स्टिमुलस होते हैं। इन नेचुरल स्टिमुलस को जो अपने आप करा देते हैं, इनको एक ऐसे स्टिमुलस के साथ जोड़ दे जो कुछ भी नहीं कराता है। ये कुछ भी नहीं कराता, ये अपने आप करवा देता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो होता है कंडीशनल। न्यूट्रल प्लस नेचुरल, तब बनता है कंडीशनल स्टिमुलस, CS। ये होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, UCS। ठीक है मूड ऑफ जी, मुन्ना जी। हाँ जी, पॉइंट पर वापस आते हैं। तो जब एक नेचुरल स्टिमुलस न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होता है तब आपका क्या तैयार होता है? एक कंडीशनल स्टिमुलस। तो जो पूरा का पूरा पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग है वो इसी कंडीशनल स्टिमुलस के बेस पे है। डिटेल में इसको हम करेंगे जब अपना लर्निंग का टॉपिक करेंगे। अभी फिलहाल हम अप्रोच पर वापस आ रहे हैं। स्टिमुलस क्लियर हुआ? तो लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, एसोसिएशन कब होगा? जब हम किसी स्टिमुलस के साथ किसी एक एक्टिविटी को या काम को कनेक्ट कर देते हैं। उस कनेक्शन से होता क्या है? लर्निंग हमें दिखाई देती है। अब लर्निंग में क्या चीज दिखाई देगी? जो हम ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसको एक बार थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाके हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि लर्निंग का टर्म यहां पर क्लियर हो क्या था। पेवलोव दरअसल अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें उसका मेन फोकस था डाइजेशन सिस्टम के ऊपर। लेकिन वो डाइजेशन सिस्टम के ऊपर काम करते करते पेवलोव जो था वो अपने डॉग के सामने कुछ फूड प्रेजेंट करता था ताकि पता चले कितनी देर में पचता है। ये प्रोसेस चल रहा था। लेकिन एक दिन पेवलोव जब आता था तो एक बेल साउंड हम कह सकते हैं कि वो बजर एक तरीके का होता था। उसके बाद क्या होता था? फूड प्रेजेंट होता था। लेकिन वो कनेक्शन ऐसा बन गया कि डॉग ने इन दोनों के बीच में लिंक एस्टेब्लिश कर लिया। और वो लिंक ऐसा बना कि एक दिन केवल बेल साउंड हो रहा था और डॉग क्या कर रहा था? सेलिब्रेशन कर रहा था। तो पेवलोव ने इस चीज के ऊपर गौर किया कि भाई ये सेलिब्रेट कर क्यों रहा है, अभी तो खाना दिया भी नहीं गया है। उसके बाद इन्होंने इस चीज के ऊपर काम करना शुरू किया था प्रॉपरली। और वहां से निकल कर आया कि कई बार हम बच्चों के अंदर जो चीज क्रिएट करना चाहते हैं वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एक बड़े लेवल पर देखेंगे तो फोबिया क्रिएट करने का ये सबसे आसान तरीका है। फोबिया यानी कि डर। एक पर्सन था JB वाटसन, उसने अपने बेटे के साथ ये काम किया था। उसका ये रीजन अलग था, वो अपनी अलग दुनिया में था। वाटसन 1912 के आसपास की ये बात है। उस वक्त क्या था कि एक कंसेप्ट चल गया था कि भाई जैसे माता पिता होते बच्चे वैसे होते। यानी हम कहते कि भाई इंटेलिजेंट माँ बाप है तो बच्चा भी कैसा होगा? इंटेलिजेंट होगा। ये बोला ये जरूरी नहीं होता। ये साइकोलॉजिस्ट था। इसने क्या किया? अपने ही बेटे को इस फोबिया को अपनाकर उसके जो खेलने की चीज थी उस खेलने की चीज को एक लाउड साउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए कि खेलने की चीज है ये, जैसे ही बच्चे के सामने उसका खिलौना आता और वो उसको हाथ लगाने के लिए जाता, क्या होता? तेज आवाज आती। वो तेज आवाज किसी दूसरी चीज से की जाती थी। लेकिन बच्चा क्या हो जाता था? डर जाता था।
ऐसा एक बार नहीं कई बार किया गया, क्योंकि जब तक आप इस चीज को रिपीट नहीं करोगे तब तक कनेक्शन नहीं बनेगा। बच्चे का कनेक्शन बन गया किस चीज के साथ? इस खिलौने के साथ, तेज आवाज का। तो जैसे ही बच्चे के सामने एक खिलौना रखा जाता, बच्चा क्या करता? डर जाता। हालात ये हो गए, इसका लेवल इतना एक्सट्रीम हो गया कि बच्चा इस रंग की चीजों तक से डरने लग गया। यानी कि व्हाइट कलर की कोई भी चीज अगर उसे दिखाई दे जाती, जैसे वॉल है, वॉल अगर दिखाई दे रहा उससे भी डरेगा। किसी ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए उससे भी डरेगा। तो ये इतना इंटेंस लेवल तक जा सकता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, अगर आप किसी चीज को सिखाने के लेवल पे ले आओ। और फोबिया क्रिएट करने में तो बहुत भयंकर है ये चीज, फोबिया में बहुत ही भयानक है। तो ये चीज जब चली तो कनेक्शन कर कुरा के इसने क्या किया? अपने बेटे को पागल कर दिया। और अब वो दुनिया से ये चीज पूछ रहा है कि मेरे को अब एक चीज बताओ, आप लोग कह रहे थे कि इंटेलिजेंट लोगों के बच्चे कैसे होंगे? इंटेलिजेंट। अब मैं कैसा हूं? साइकोलॉजिस्ट। अब बताओ मेरा बेटा कैसा होना चाहिए? लेकिन वो कैसा है? पागल है। इसकी वाइफ ने इसके ऊपर किया केस, इसको भेजा जेल। आदमी ठीक नहीं है। जो अपने बच्चे को पागल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। केस करके इसको अंदर किया। लेकिन इस बंदे ने क्या किया? वापस आया, अपने बेटे को ठीक किया। देखो, जिस कंडीशनिंग को इसने अप्लाई किया था, आप उसी कंडीशनिंग को रिवर्स कर दो, रिजल्ट फिर से निकला। बच्चा जिस चीज से डरता था उस चीज को धीरे धीरे कम कम मात्रा से थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा करके प्रेजेंट करना शुरू किया और उसकी मनपसंद चीज के साथ कनेक्ट किया। उसका जो खाना है उसके साथ कनेक्ट किया, धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाया। रिजल्ट ये आया कि बच्चे के सामने अब किसी भी तरह का वही खिलौना भी आ जाए जिससे डरता था, उससे डर खत्म हो चुका है। छोटे बच्चों को आप लोग करते हैं ना, रुई से डराते हो, हाउ हाउ, वो उस चीज को देखते ही रोना शुरू कर देता है। दैट्स क्लासिकल कंडीशनिंग। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, वो फिर रोता है, आप कहते हो नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये देख कुछ हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हो? रिवर्सल। इसलिए वो चीजें क्या हो जाती है? दूर होनी शुरू हो जाती है। फोबिया वर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फोबिया को हटाने के लिए इनमें से किस अप्रोच का यूज किया जाता है। तो फोबिया को दूर करने में बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को यूज किया जाता है। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में भी अगर ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं तो क्लासिकल कंडीशनिंग दी बेस्ट होता है। पॉइंट क्लियर? इसमें स्कूल लेवल पे आ जाता है ये चीज, स्टेज फोबिया। स्कूल लेवल पे टर्म आती है स्टेज फोबिया। इसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? बच्चों के सामने होती है इश्यू कि आप सामने आकर बोलिए, टीचर कहता है सामने आ, अब बता। अब बच्चा सामने खड़ा तो हो गया, उसके बाद उसकी आवाज नहीं निकलेगी। इसलिए नहीं कि उसको आता नहीं है, केवल इसके कारण सामने खड़े होकर बोलते हुए डर लगता है। तो क्या है वो? फोबिया है। कैसे दूर करोगे? अगर आपने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी हुई है तो आप बिहेवियरलिस्टिक अप्रोच को यूज करोगे और बच्चे के फोबिया को दूर कर लेंगे। कैसे करोगे? आइडिया दे सकते हो? हम्म। वाह, जबरदस्त। ओके जी। अगर मैं क्लासरूम की बात कर रहा हूं, सामने आके नहीं बोल पा रहा, ठीक है, गुड। यस। देखो अब आप क्या कर रहे हो, आप अलग अलग आइडियाज दे रहे हो लेकिन सारे आइडियाज कनेक्ट हो रहे हैं। कि बच्चा अगर भाई जिस गेम को खेलता है उस गेम के साथ उसको इंट्रोडक्शन कराने के लिए बोल दो कि भाई क्लास में गेम भी खेल रहा है और बता भी रहा है।
तो बोलना आएगा, स्पीकिंग शुरू होगा। ये जो स्टेज फोबिया होता है, ये होता है कि आपको अकेले खड़ा होकर बोलने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए क्या, सबसे सिंपल स्टेप होता है उसको पकड़ो। सिंपल स्टेप क्या है, उसकी सीट, जहां वो कंफर्टेबल है। अपनी सीट से ज्यादा कंफर्टेबल वो कहीं नहीं है। तो पहले कोशिश करो कि वो अपनी सीट पर बैठे बैठे ही बोल दे। फिर उसकी ही सीट पर अगला जो लेवल लेकर आओ, खड़े होकर। क्लियर हो रहा है पॉइंट? जब वो ये दो काम करना शुरू कर दे तो अब लेवल और बढ़ा दो कि भाई अब आपको 4 लोगों को या 2 बच्चों को सामने आकर बोलना है, साथ खड़े होके। उसके बाद अकेले। फिर आप चीजों को लेकर जा सकते स्टेज तक। अगर इन चीजों को आप रेगुलरली अप्लाई करते हैं तो कनेक्शन बनना फिर से शुरू हो जाएगा और फोबिया को धीरे धीरे करके दूर किया जा सकता है। जितनी भी थेरेपी अप्लाई की जाती है ऐसे लोगों पर जो किसी ना किसी फोबिया से ग्रसित है, उनके लिए यही इंटेंसिटी अपनाई जाती है कि पहले बिल्कुल लो लेवल, धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाया जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पानी से डर लगता है। एक मूवी आई थी गोविंदा और अनिल कपूर की, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है। उस मूवी में यही केस था कि पानी से डर लगता था। तो उसमें इस थेरेपी का यूज करते हुए दिखाया गया, क्लासिकल कंडीशनिंग का, बहुत अच्छे तरीके से, कि पहले केवल गीले फर्श पे चलना, उसके बाद पानी इतना सा ही हो कि केवल उसकी चप्पल चप्पल आए, उसका पैर पैर आए। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसे एकदम से इतने पानी में खड़ा कर दिया कि इतने में तो डूबेगा थोड़ी, पर अगर डर लगा हुआ है तो वो इतने में भी डूब जाएगा, डर से ही मर जाता है। तो इसलिए उस डर को कम करने का तरीका क्या है कि इंटेंसिटी को धीरे धीरे करके बढ़ाइए, कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और वो उन चीजों की लर्निंग करता चला जाएगा। पॉइंट क्लियर है ये वाला क्लासिकल कंडीशनिंग का, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसे कहा जाता है सक्रिय अनुबंधन। ये भी बिहेवियरलिस्टिक अप्रोच में आता है। अगर हम व्यवहारवादी उपागम में आए तो ये भी उसी का एक भाग बनता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग देने वाला पर्सन कौन था? स्किनर साहब ने बताया कि लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर ए स्पेसिफिक बिहेवियर। तो मैं इस रिवॉर्ड और पनिशमेंट को हटा के एक ही टर्म रख रहा हूं, लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट, केवल एक टर्म। क्योंकि रिवॉर्ड और ये जो पनिशमेंट वर्ड है ये लेकर आया था थॉर्नडाइक, और देखने में आया था कि जो पनिशमेंट है उससे बच्चे का बिहेवियर बेहतर होने की जगह खराब हो जाता है। बच्चे का बिहेवियर बेहतर होने की जगह खराब हो जाता है। ऐसे बच्चे जो क्लासरूम में काम करके नहीं लाते हैं, उनको टीचर क्या करता, पनिशमेंट देते थे पहले, कि डंडा लिया उसको मारे, काम खत्म, बच्चे का भी काम खत्म। आज मैथ का काम नहीं किया, मैथ वाले टीचर ने 2 डंडे मारे, मैथ की कॉपी ओके। अगले दिन फिर से काम नहीं करेगा तो फिर वो 2 डंडे मारेगा, काम ओके। बच्चे ने क्या लिंक बनाया, कनेक्शन बनता है बिहेवियरलिस्टिक में, कनेक्शन बनाया कि यस 2 डंडे काम पूरा, तो 2 कॉपी का काम कैसे होगा, 4 डंडे 2 कॉपी का काम पूरा, 6 डंडे 3 कॉपी का काम पूरा। ये बड़ा अच्छा है। एक बार दर्द होता है, उसके बाद पूरा दिन आराम से खेलो। क्या हुआ, पनिशमेंट से हम तो सोच रहे थे कि वो अच्छा बनेगा, कि पनिशमेंट के डर से काम करके लाएगा, और होता भी है। कुछ बच्चे पनिशमेंट के डर से ही काम करके लेके जाते कि सर मारेंगे, लेकिन यहां उल्टा भी हो जाता है। हाँ जी, वो कुछ केस में जब निकल के आया तो तब काम शुरू हुआ एक ऐसी चीज निकालने पर जिससे ये भी ना मिले, वो बच्चे भी सुधर जाए।
तो उसके ऊपर काम किसने किया फिर? स्किनर ने। इससे भी अलग एक और पर्सन है जिसे फादर ऑफ रेनफोर्समेंट कहा जाता है। स्किनर ने रीइंफोर्समेंट के काम को आगे बढ़ाया है। नहीं, थॉर्नडाइक अगर होता तो वो ये देता। उसकी बात को काटने के लिए तो ये टर्म आया है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, इसीलिए आया है। आइडिया हिंट दे सकता हूं, क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो उसका नाम है। क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो उसका नाम है। इससे ज्यादा डायरेक्ट कुछ ऑप्शन मिल नहीं सकता पूरी दुनिया में। हाँ जी, पनिशमेंट से डरते हैं नीलेश, लेकिन डरना एक अलग चीज है और व्यवहार का खराब हो जाना अलग है। प्रश्न का उत्तर इसका नाम है। बेंजामिन फ्रैंकलिन उत्तर होता है। हाँ भाई, आप में से कोई बताएगा जो देख रहे हैं? क्वेश्चन का आंसर उसका नाम है और वो फादर ऑफ रीइंफोर्समेंट है। सुना हुआ है आप सभी ने, पर अब वही है ना कि अभी आप लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं वर्ड्स को जो मैं बोल रहा हूं। हाँ, क्या नाम बताया? रोनाल्ड, ये आंसर होता है। बहुत बढ़िया। हिंदी नहीं पढ़ते हो इसका मतलब बिल्कुल भी? पर्यायवाची शब्द तो कभी किए ही नहीं होंगे। अब और कितना हिंट बताऊं? भाई साहब बहुत बढ़िया। इनको भी नहीं पता शायद, ये जो देख रहे हैं कोई सा नहीं बोल रहा अभी। ये तब बोलेंगे जब यहां सामने लिखा जा चुका होगा। क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के नाम क्या होते हैं? प्रश्न, समस्या, यही बोलते हैं। आंसर होता है, क्या बोलते हैं? उत्तर, समाधान, और एक और बोलते हैं हल। आ गया याद? तो ये था भाई क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर था, इसका नाम था। बढ़िया है, पेपर में भी यही हाल होने हैं। आंसर कुछ देना होगा, पहुंच जाएंगे दूसरे गांव में, फिर पता चलेगा घर। अच्छा, सीख रहे हो? ठीक है भाई। हाँ, ये आया सुमित जी, स्किनर। अरे भाई, स्किनर इसको बेहतर बनाने वाला था। वो व्यक्ति जिसने इसको दिया था वो थे श्रीमान हल। प्रश्न का उत्तर इसलिए कहते हैं। तो रिवॉर्ड पनिशमेंट से उसने कंसेप्ट दे रखा, कह रही है उस किताब में लिखा होगा उसने। अरे अपने घर के बाहर भी नेम प्लेट लगा रखी होगी कि मैंने दिया है। घर नहीं देखा हमने बस। इसको सीरियस ले जाके मत लिख देना कि उसने घर के बाहर नेम प्लेट लगाई थी, कोई भरोसा नहीं है। उसने लिखना शुरू कर दिया कॉपी में ये सुनते ही कि घर के बाहर नेम प्लेट लगाई थी। याद रखने का तरीका होता है कि भाई उसने किताब में भी लिखा होगा, अपने हर जगह पे मेंशन किया होगा, क्योंकि जब इतनी बेहतरीन चीज उसने दी है तो इस चीज को भी बयान नहीं करेगा तो क्या चीज बताएगा? हाँ, उस चीज को और बेहतर बनाने वाला व्यक्ति बना स्किनर। कंसेप्ट आ जाता है, कंसेप्ट तो आ गया, लेकिन उस कंसेप्ट का अच्छे ढंग से यूज करने वाला भी तो कोई बंदा होता है। वो कौन था? स्किनर था। स्किनर ने इस चीज को और अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया।
स्किनर बोला कि जो ये है ये रीइंफोर्समेंट के थ्रू होती है और जो हम एक विशेष व्यवहार के लिए लेके आते हैं फॉर अ स्पेसिफिक बिहेवियर, विशेष व्यवहार के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या करता है? रीइंफोर्समेंट इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पर आप लोगों को याद नहीं रहता, दिक्कत ये है। कार्य करने की गति को बढ़ाता है। वेलोसिटी होता है गति। साइंस वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं इसे। कोई बात नहीं सुमित, नो इश्यू। बहुत अच्छे बिट्टू सोनी। अरे कोहलबर्ग नहीं है भाई, ये कौन है? ऋषभ। वापस आते थे। इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की गति को जो बढ़ा दे। ठीक है, आप एक चीज सीख रहे हैं, अपने पेस पे सीख रहे हैं, लेकिन अगर आपको रीइंफोर्समेंट मिले तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये गारंटी है। जो नहीं सीखना चाह रहा होगा वो भी सीखेगा। ये फायदा है रीइंफोर्समेंट का। ये वो उस बंदे से भी काम कराती है जो काम करना नहीं चाहता। यानी वो बच्चा जिसने 8 डंडे खाए, मैथ का काम पूरा, वो भी काम करेगा। और क्या चाहिए? अगर ऐसी कोई चीज आ जाए, ऐसा कोई तरीका हो कि एक बच्चा जो ढीठ हो चुका है पीट पीट कर, पीट पीट कर अलग हो जाएगा, हिंदी की ये खासियत है, पिट पिट कर हो चुका है जो ढीठ, वो बच्चा भी काम करेगा। ये खासियत है इसकी। चाहे आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज करो, चाहे आप नेगेटिव यूज करो, दोनों से ही बिहेवियर डिजायरेबल निकलेगा। इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ डूइंग वर्क फॉर डिजायरेबल बिहेवियर, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अपेक्षित व्यवहार के, ये अपेक्षित व्यवहार की ओर लेके जाता है आपको। ये कहां लेके जाता है आपको? अपेक्षित व्यवहार की तरफ लेकर जाएगा। अब अपेक्षित व्यवहार क्या है? डिजायरेबल बिहेवियर। मेरा डिजायरेबल बिहेवियर क्या है कि जो बच्चा मैथ का काम नहीं कर रहा, कॉपी में काम नहीं कर रहा है, वो कॉपी में काम कर ले। तो अब मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला क्या है? जो उसको पसंद है मैं वो उसको दूं। जो उस बच्चे को पसंद है मैं उसको वो दूं, तो मुझे उम्मीद है वो काम करेगा। एडिंग अ डिजायरेबल स्टिमुलस। डिजायरेबल जो वो अपेक्षा करता, वो नहीं जो हम दे रहे। फर्क समझना। आप बच्चे ने क्लास में टॉप किया, आपने इनाम अपने हिसाब से दिया, वो सोच रहा था कि पता नहीं क्या मिलेगा, टीचर ने उसे उठा के एक ज्योमेट्री बॉक्स दे दिया, ये ले पहला इनाम। उसकी इच्छाएं कुछ और थी, मिला कुछ और। अब क्या करे? सेकंड इनाम वाले को मिल गई पानी की बोतल, उसे वही चाहिए थी। अब अगली बार वो क्या करेगा? सेकंड आएगा, बोला ये ज्यादा ठीक लग रहा है। एक फिल्म आई थी कभी अनिल कपूर की, बहुत पहले, चमेली की शादी को या कुछ ऐसा सही नाम था। उसमें एक फाइट में जीतने पर मिल रही थी साइकिल और हारने पर मिल रहा था टेप रिकॉर्डर या रेडियो। रेडियो था। तो वो फाइट जीत रहा था, लेकिन उस लड़की को चाहिए था क्या? रेडियो। अब फाइट जीत रहा था, उसे बाद में पता चला कि हारने पर रेडियो मिलेगा। डिजायरेबल, तो क्यों जीतना? खुद कह रहा मैं हार गया, मैं हार गया, उसका उस्ताद उसको पीट रहा है, बोला मुझे साइकिल चाहिए ही नहीं थी। डिजायरेबल, व्हाट यू डिजायर। तो अगर आपको बच्चे के डिजायर्स का पता है, आप उसे वो प्रोवाइड कीजिए, काम करेगा। हाँ हाँ, दिखा देगा कि मैं लिख रहा हूं, फिर आप हटोगे। हाँ, किसने कहा? किसने कहा? उसके मन में क्या है और क्या नहीं, आप कैसे अनुमान लगा रहे हो? सब कुछ कभी भी मत बोलना, कैसे कर लोगे सब कुछ?
हाँ बहुत कुछ कहो। हाँ, उसकी इच्छा किस चीज में है, कभी जानने की कोशिश की? खेलने में है ना। तो जो कुछ कराना है उस खेलने से ही हो जाएगा। ये कितनी पहले बताया था, पर इस तरफ ध्यान थोड़ी जाता आपका। नेचुरल कंट्रोल्ड, आप उसको अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां। बच्चे को पता है आप देख रहे हो, आपके सामने खराब बनने की कोशिश भी करेगा वो। एक तो आप डांटते हो और कभी कभी मारते भी हो, अभी बेशक से मत बोलो। पर अगर ये काम करते हो तो वो आपके सामने फिर क्या है, फेक है। उसे देखो ग्राउंड में क्या करता है, कैसे करता है, ऑब्जर्व करो पहले। उसके दोस्तों से पूछो इसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो डिजायर का तभी तो पता चलेगा भाई, ऐसे ही थोड़ी। उसकी इच्छाओं का पता लगाओ, क्या उसे पसंद है क्या नहीं। जो उसे पसंद है, जैसे ही पसंद का पता चला जोड़ दो इधर। एक तरीका। दूसरा भी है भाई, अगर आप जोड़ नहीं सकते, उसे क्या पसंद नहीं है उससे दूर करो उसे, उसके पास से वो हटाओ। पता चला उसे आप ही पसंद नहीं हो, टीचर को ही निकालो पहले क्लास से, दूसरा टीचर लाओ क्लास में, देखते हैं क्या करता है और क्या नहीं करता है। उसे बुक से पढ़ना पसंद नहीं है, आप बुक के पीछे पड़े रहते हो, बुक हटा दो। उसे राइटिंग कॉपी में करना पसंद नहीं है, दीवारों पे लिखता होगा वो, चेक कर लेना। ये इतने एक्सपर्ट होते हैं बेटा कि दीवारों पे है ना पूरा लिख के जाते हैं, उसने मुझे मारा उसके साथ ये हो जाए। अरे फर्स्ट क्लास वाला भी लिख देगा एक बार उसे मोटिवेशन तो देके देखना। राइटिंग स्पीड तेज हो जाती है जब हमारे हिसाब की चीज हमें लिखनी होती है। कैसे हो गई, है ना? उसे वो मौका तो दे बेटा, क्या पता वो आपके बारे में लिखे हुए मिले। तो मारना मत उसे। ये फिर गलत हो जाएगा, मम्मी बदल देगा, गलत है नहीं। अब तक हम तो जा रहे थे क्लास में, ये घर की परिस्थिति निकल कर आई हुई है। तो फिर तो खुद पता होगा आपको उसे क्या पसंद है। अरे खेलने के अलावा खाना पसंद नहीं है क्या उसे? अम्मा का तरीका होता है, एक पुराना तरीका है ये, अम्मा का तरीका ही बोला जाता है इसे। उसे पहले थोड़ा खिलाओ, जब उसे खाने की इच्छा उसकी प्रबल हो जाए तब हटाओ। खून मुंह लगाओ पहले, रहता है ना, उसे खून मुंह लगाओ, उसके लिए काम करेगा। और एक बार में ज्यादा काम मत देना, कहीं पहले दिन उसे कलेक्टर बना दो, क्योंकि आज तो हमें पता चल गया कि तेरे को थोड़ा सा खिला के रोकना है, फिर तेरे से सारा काम कराएंगे। एक अक्षर लिखवा लो, एक लाइन लिखवा लो, कॉपी में मत लिखवाओ, दीवार पे लिखवा दो, खुश होगा वो। क्योंकि वो जितना चीजों को खराब करेगा उतना खुश रहेगा। खेलता है ना, गारंटी है। उसे वो दे देना चौक या मार्कर, उनका दीवार पे लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अच्छा है, उसकी शेप बनवाओ। जब वो करता है आप कह रहे हो, वो लिखता नहीं आप कह रहे हो, पूरी शेप बना देता है गोल गोल घुमा के। तो स्क्रिबलिंग में क्या करते हो आप? स्क्रिबलिंग में क्या करते हो? राइटिंग का सबसे पहला पैटर्न है, क्या कराते हो उसमें? चला फ्री स्ट्रोक है तेरे, कहीं भी चला, दे दो उसे, ये तेरा एरिया है, जो करना कर ले। वो बनाएगा, हमारी समझ में नहीं आएगा, आप उससे पूछोगे ये क्या, वो बताएगा। फिर पता चला उसने घर परिवार के सारे सदस्य बना रखे, हमारी समझ में नहीं आ रहे। ट्राई तो करके देखना। नेगेटिव में क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनप्लेजेंट स्टिमुलस। कई बार हमें कुछ चीजें पसंद नहीं होती और जो सामने वाला है उसे पता नहीं होता, वो बार बार उसी चीज को हमारे सामने लेके आता रहता है, तो हमारे लिए वो हो जाती है अनप्लेजेंट, तो हम उससे चाहते हैं बचना। अब अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो क्यों ना हम उसके बिहेवियर को उसके साथ जोड़ दें, कि अगर आप ऐसा करते हो ये चीज अपने आप ही हट जाएगी, ये काउंट होगी नहीं।
इसमें एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक कुत्ते को गड्ढा खोदने का बहुत शौक था। उसके मालिक ने पीट लिया, सब कुछ कर लिया, फिर गड्ढा खोद देता। वो फिर गड्ढा भरता, वो फिर खोद देता। उसने क्या किया, उस जमीन के नीचे गड्ढा खुद खोद के अंदर एक तार लगा दिया जिसमें करंट आए, और करंट आए हल्का फुल्का। अब कुत्ता जाएगा फिर से, कुत्ते ने खोदा, करंट लगा। यहां तो थोड़ी दिक्कत हो रखी है भाई। अगली बार फिर से खोदने की कोशिश की, फिर करंट लगा। लोग ने उधर खोदना ही छोड़ दिया। किस लिए? अनप्लेजेंट स्टिमुलस से बचने के लिए। जब हम बचने के लिए काम करते हैं तो वो नेगेटिव है, जब हम कुछ पाने के लिए काम कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव है। हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चा क्या पाना चाहता है और किस चीज से बचना चाहता है। क्या यहां पर मैंने खड़े होकर उसे कहा कि गड्ढा मत खोद, खोद गड्ढा, मेरे को क्या, अपने आप सुधरेगा ना। ये भी नेचर का लॉ है। जो बच्चा गिरता है वही संभल के चलना सीखता है। अगर कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी लेकर चलोगे तो बच्चा कभी चलना नहीं सीख पाएगा। क्लियर? प्रकृति अपने आप हिसाब बराबर कर देती है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव अप्रोच। तो कॉग्निटिव अप्रोच पे कर लेते, ये भी हो जाएगा। अरे भाई इतने भयंकर मत बता सुमित। ये बेटा ऑफलाइन वाली क्लास तुम्हारे लिए ना 3-4 दिन और आएगी मुश्किल से, क्योंकि हमारा जो थोड़ा सा टेक्निकल एक एस्पेक्ट चल रहा है वो पूरा होगा। फिर ये ऑफलाइन वाली क्लासेस वीडियो इस पे यूट्यूब पे नहीं आएगी। तो बस ये 3-4 दिन और देख लो, फिर नहीं आएगी ये। चलिए आते हैं कोग्निटिव अप्रोच पे। बिहेवियरल अप्रोच क्लियर हुआ। क्लासरूम में आपको करना क्या होगा कि आप जितनी भी थ्योरीज है उनको रीड कीजिए, चाहे वो स्किनर की है, पावलोव की है, थॉर्नडाइक की है, हूएवर गिवन। उसके बाद क्लासरूम में आप उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, एज ए टीचर आप चीजों को कैसे लेकर चलेंगे। एक टीचर जो क्लास में जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग को लेकर चलता वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा एक ऐसी चीज को जिसका कोई मतलब नहीं है और एक ऐसी चीज को जो नेचुरल है, और दोनों को जोड़ के बच्चों से डिजायरेबल बिहेवियर कराएगा। जो ओपरेंट कंडीशनिंग को फॉलो करेगा वो क्या करेगा, बच्चे की वांट्स डिजायर्स इनको आइडेंटिफाई करेगा। इसके लिए बच्चों से ही लिखवाते हैं, बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दे दीजिए। भाई तुम्हें क्या क्या पसंद है लिख दो। हर किसी को उसकी पसंद की एक चीज दूंगा या एक चीज दूंगी, सारी चीजें पता चल जाएगी क्या क्या है। उसमें से जो सस्ती सी हो वो लाके दे दो, क्या दिक्कत है। पता तो चल गया ना क्या पसंद है, क्या क्या पसंद नहीं है वो और लिखवा लो। जरूरत पड़ने पर अब वो काम आएगा जो पसंद नहीं है। अगर कोई बच्चा पसंद वाली चीज से नहीं सीख रहा है तो हमारे पास दोनों ऑप्शन होना चाहिए। इसके लिए एक शेड्यूल बनता है, वो लर्निंग के टॉपिक में करेंगे, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल बोलते हैं उसको, बट वो जब लर्निंग का टॉपिक आएगा तब करेंगे। अभी फिलहाल वापस आते हैं कॉग्निटिव अप्रोच पे। बिहेवियरल अप्रोच में हमने किया था कि आपको क्या करना, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व भी किस चीज को, जो मेजरेबल हो, जिसको नाप सकते हैं, देख सकते हैं, नाप सकते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच उससे उल्टा है। ये क्या होता है, इंटरनल मेंटल प्रोसेस को स्टडी करना। हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसको स्टडी करना इसके अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक उपागम। हम कब किस लेवल तक आ चुके होते हैं, जीन प्याजे याद होगा। जीन प्याजे कहता है कि एक एज पर आने के बाद ही आप कंक्रीट वर्क कर पाएंगे, एक एज पर आने के बाद ही आप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को गैदर कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। तो वो क्या है, इंटरनल मेंटल प्रोसेस है जो चल रहा है, उसका आइडिया लगाया जाता है, उसी को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, मेमोरी, स्मृति। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है और आपकी एबिलिटीज बढ़ती चली जाती है,
यानी कि प्री कंसेप्चुअल, ये आपका ऑपरेशनल लेवल से कंक्रीट लेवल तक जब आप पहुंचते हैं तो आपका मेमोरी लेवल बेहतर हो जाता है। उसके बाद जब एब्स्ट्रैक्ट पे जाते हैं तो और अच्छा होता चला जाता है, रिमेम्बरेंस बढ़ जाती है, चीजों को बताने का तरीका बढ़िया हो जाता है। तो मेमोरी होता क्या है? ब्रेन का वो पार्ट जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर हम इस्तेमाल कर पाए। तो ओल्ड डाटा दैट इज स्टोर्ड। तो ये इनपुट से आता है और कहां तक रहता है? हमारे आउटपुट आने तक हमारे पास रहता है, और उसके बाद जरूरत पड़ती है तो उसको हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। सेकंड पार्ट ये तो हुआ मेमोरी का। हमने जितना भी डाटा अपना इकट्ठा किया है इसको हम यूज कर पाए, वो आउटपुट है जब जरूरत पड़े। ये स्टोरेज क्या है? मेमोरी है। स्टोरेज को मेमोरी कहा जाता है, ये याद रखना। इस स्टोरेज का ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है पॉजिटिव मेमोरी, क्योंकि ये हम स्मृति में है, हम याद रख पा रहे हैं। लेकिन इस स्टोरेज का वो हिस्सा जो हम याद नहीं कर पाए उसे बोला जाता है फॉरगेटिंग, और ये कहलाता है नेगेटिव मेमोरी। ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव पार्ट। जी बिल्कुल सुमित जी, यही होती है स्टेजेस। पर हमें स्टेज नहीं कर दी, हमें केवल उसका एक हिस्सा लेके चलना है कि भाई मेमोरी आया पहला, तो वो पार्ट जो आपको याद रहता है वो आपके स्मृति का कारण बनता है। जो आप भूल जाते हैं वो विस्मृति कहलाता है, उसे फॉरगेटिंग बोला जाता है। तो ये दोनों पार्ट इंटरनल प्रोसेस होते हैं, इन्हीं का स्टडी किया जाता है। कैसे? आपको अलग अलग टास्क असाइन करके, बच्चों को आप क्वेश्चन देते हैं, उनके आंसर लिखवाते हैं, टेबल देते हैं, उसे सुनते हैं, किससे का पता लगाने के लिए कितना याद हुआ। तो ऐसी चीजें जिनको आप बार बार रिकॉल करते हैं, रिपीट करते हैं, वो सब किसका पार्ट बन जाती है? आपकी मेमोरी का। और जिनको हम रिपीट नहीं करते हैं, बार बार रिकॉल नहीं करते हैं, वो फॉरगेटिंग का पार्ट बनने के चांस में आ जाती है। चांस बोल रहा हूं, फॉरगेटिंग हो जाती है, कभी मत बोल देना। चांस होता है फॉरगेटिंग में आ जाएगा अगर आप रिपीट नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर है पहले वाला? सेकंड है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन क्या चीज होती है? हिंदी में इसका नाम आया था प्रत्यक्षण। ये भी मेंटल प्रोसेस है, और ये भी कैसा है? इंटरनल मेंटल प्रोसेस है। मैंने किस चीज को कैसा परसीव किया मुझे पता है, सामने वाला तो आइडिया लगा सकता है ना मैंने क्या परसीव किया। तो मैं अपने परसेप्शन को बताता किस बेस पे हूं? ये है। सबसे पहले स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट कैसे होगा? कोई भी चीज जो आपको, जिसकी सूचना आपको मिली है, दैट कॉल्ड स्टिमुलेशन। मैंने अगर किसी चीज को सुना तो सुनकर सूचना आई, स्टिमुलेशन। मैंने किसी चीज को टच करके किया, स्टिमुलेशन, मेरे को टच करने की सेंसेस से आया, इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अब उस इंफॉर्मेशन को मैं क्या करूंगा? ऑर्गेनाइज करूंगा अपने पास। मान लीजिए मैंने आवाज सुनी है, आवाज सुन के वो तुरंत मेरे ब्रेन के उस पार्ट पर जाएगी जहां ऑर्गेनाइजेशन का काम हो रहा होगा कि ये आवाज क्या हो सकती है। फिर उसको इंटरप्रेट करूंगा कि क्या ये ऐसा कुछ और भी है या नहीं है, और फिर मैं उसका क्या करूंगा? रिस्पॉन्स दूंगा। ये रिस्पॉन्स मेरे फर्स्ट साइट के बेसिस पे होता है। ये जो रिस्पॉन्स आता है ये किसके बेसिस पे होता है? फर्स्ट लुक कह लो। अब ये लुक का मतलब केवल देखना नहीं है, जो भी महसूस हुआ है पहली बारी में वो कहलाता है ये। आप लोग आराम से बैठे हो अपनी सीट पे, जैसे मैं बैठा हूं, बैठे बैठे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अचानक से मेरे पैर के ऊपर से कुछ चीज गई, सिमुलेशन हुआ, डाटा ऑर्गेनाइज हुआ कि कुछ गया है, इंटरप्रेट किया क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, और मैंने रिस्पॉन्स किया, पैर ऊपर किया, सांप। किसके बेसिस पे आया ये? फर्स्ट लुक के बेसिस पे। नीचे देखा, फिर हवा की वजह से रस्सी थी,
या धागा था, फिर से क्या हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, इंटरप्रेट हुआ कि सांप नहीं है रस्सी है, रिस्पॉन्स आया। ये डर, ये भी कुछ चीज है। पहले क्या था, डर लगा, और जब पता चल गया तब निकल यहां से। ये कॉमनली होता है। किसी के घर पे जाओ और एक कुत्ता दिखाई दे, डर लगेगा, और जब उसका मालिक आगे कहते कि ये काट नहीं सकता है, इसके दांत ही नहीं है, फिर जाते हो आप, हाँ इधर आ कैसा है, परसेप्शन बदल गया। तो हम केवल पहली बार में बात करते किसकी, फर्स्ट लुक के, उसके बाद तो चीजें चेंज होती चली जाती हैं। पर जो फर्स्ट लुक में आता है वो परसेप्शन कहलाता है। फिर आप परसेप्शन को करेक्ट करते चलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, अटेंशन। किसी चीज पर फोकस करना इज कॉल्ड अटेंशन। किसी चीज पर फोकस करना, ये अटेंशन दो तरह की होती है, एक वॉलंटरी होती है, एक इनवॉलंटरी होती है। वॉलंटरी का मतलब है अपनी मर्जी से, मेरा ध्यान जिस चीज पे लग गया वो मेरी मर्जी से लगा है, कोई दूसरा मेरी मर्जी के बिना कैसे मेरा ध्यान लगवा देगा, तो वो क्या कहलाता है, वॉलंटरी, स्वैच्छिक है। लेकिन अगर एक चीज पर आप ध्यान नहीं लगाना चाहते थे, फिर भी उस चीज ने आपका ध्यान खींच लिया, इनवॉलंटरी। मूवीज में दिखाते हैं, हीरोइन की एंट्री होती है, हीरो शीशा साफ कर रहा होता है, बाल्टी गिरा देता है, क्योंकि ध्यान शीशे से हटके कहां चला गया, इनवॉलंटरी। तेज आवाज होती है, आपका ध्यान अचानक से, बाहर क्या हुआ, चल रही है क्लास, बाहर हुआ कुछ धमाका, ध्यान बाहर चला जाएगा, कैसा होगा, इनवॉलंटरी अटेंशन। क्लियर है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अटेंशन। देन नेक्स्ट है लैंग्वेज। अटेंशन के बारे में और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। भाषा, ये वो माध्यम है, मीडियम है, जिसके थ्रू आप अपने बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने आइडियाज को बता पाते हैं। ये भी इंटरनल मेंटल प्रोसेस है। भाषा भी बाहर दिखाई नहीं देगी, भाषा भी कहां चलेगी, अंदर। एंड द लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज थिंकिंग। याद हो, थिंकिंग का एक क्वेश्चन भी लिखवाया था कि थिंकिंग इज मीडिएटर प्रोसेस विथ स्टार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम एंड एंडिंग विद सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी क्या होता है, एक इंटरनल मेंटल प्रोसेस होता है, जिसे थिंकिंग की कैटेगरी में भी आप रख सकते हैं। ये सभी कॉग्निटिव अप्रोच के अंतर्गत आती है। इनका मकसद क्या है, ये काम कैसे करें। तो इनमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ये जितनी भी बातें की हमने, मेमोरी का किया, अटेंशन का किया, परसेप्शन किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग किया, लैंग्वेज किया, इन सब में एक चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एंड दैट कॉल्ड ब्रेन। ब्रेन की फंक्शनिंग होती है, वो टोटली इंटरनल होती है। हाँ, पड़ोस में लड़ाई हो जाती है तो ध्यान वहीं जाता है, इसी बात पे ध्यान रख बेटा, पेपर में क्वेश्चन आएगा उस पे ध्यान थोड़ी जाएगा। तो ब्रेन क्या होता है हमारा, ये वाला पार्ट होता है जिसमें सारी सूचना इकट्ठा होती है, और फिर वो सारे पार्ट चलते हैं, सिमुलेट भी होगा, ऑर्गेनाइज भी होगा, इंटरप्रेट भी होगा, और तब क्या निकल कर आएगा, आउटपुट। प्रॉब्लम आएगी, यहां पर सॉल्यूशन का प्रोसेस चलेगा, रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या चलेगी, थिंकिंग। क्लियर है? इनपुट आएगा, यहां स्टोर होगा मेमोरी के फॉर्म में, तो आप क्या कर पाएंगे, उसे रिकॉल। तो ये है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जिसमें इनपुट और आउटपुट ये दोनों को लिंक करता है कौन, ब्रेन। और इसी के फंक्शनिंग को जो स्टडी करते हैं, कॉग्निटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं। क्लियर है? बच्चों को हम क्या सिखाएं जो उनकी प्रोसेसिंग को बेहतर कर ले और हमें रिजल्ट भी मिल जाए।
पहली क्लास के बच्चे को अगर एक टीचर सिखा रहा है कि x प्लस वाई की क्यूब का फॉर्मूला याद कर ले, कितनी बार बता चुका हूं कि a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है, बोल रहा है बच्चा पहली क्लास में, और आप उससे क्या चाहते हैं? बिहेवियरिस्ट अप्रोच हमने देखी है, बार बार करने से आ जाता है, तो बार बार याद कर, आ जाएगा तेरे को। जो कॉग्निटिव अप्रोच वाला होगा वो क्या बोलेगा? ऐसा नहीं होता है, बच्चे का एक लेवल होता है, तो आप उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार क्यों नहीं करा रहे हो? कौन आ गया अब? कॉग्निटिव अप्रोच वाला टीचर एंट्री मार गया। अब तक कौन चल रहा था? बिहेवियर वाला, जो रेक्टाफिकेशन पे जोर दे रहा था। कॉग्निटिव वाले ने आया, समझाया। ऐसे नहीं होता है। ये इसके जो ब्रेन के अभी लेवल है, अभी ये उस लेवल पे नहीं आया कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में चीजों को करना शुरू कर दे। जीन प्याजे को पढ़ ले थोड़ा सा। कॉग्निटिव वाला किसको बोलेगा? बिहेवियर वाले को, कि जीन प्याजे पढ़ लेगा, तेरे समझ में आ जाएगा कि ये अभी क्यों नहीं समझेगा। क्योंकि जीन प्याजे ने कॉग्निटिव अप्रोच को फॉलो किया है, या कह सकते हो उसका काम ही कॉग्निटिव अप्रोच में आता है, उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को दिया है। तो क्लियर है ये वाला पॉइंट कि जो टीचर इस चीज को, इस अप्रोच को लेकर चलेगा, वो किस तरीके से डील करेगा। अभी मैं केवल अप्रोच में जा रहा हूं, अभी मैं स्कूल में नहीं जा रहा हूं। स्कूल बहुत बड़ा है। इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया जाता वो था स्कीमा का। जीन प्याजे ने ये जो हम ब्रेन का जो पार्ट मेंशन कर रहे थे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का, तो उस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में जो बीच का पार्ट आया था ब्रेन, वहां क्या होते हैं, हम मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। अभी मेंटल फ्रेमवर्क क्या है? हमारे अंदर जब हमारा जन्म होता है तो केवल दो स्कीमा होते हैं, और कोई नहीं जानता कि ये दो स्कीमा आते कैसे हैं। इवन वो भी नहीं जानता, जीन प्याजे भी, जिसने दिया है। वन इज सकिंग, बच्चा मिल्क फीड कर लेता जन्म लेते ही, किसने सिखाया? और पेट में उसने ऐसा कुछ किया नहीं, तो बाय बर्थ है उसके साथ ये गुण। अगर अल्ट्रासाउंड कभी देखोगे, जब बच्चा पेट में होता है, उसकी मुट्ठियां तब भी ऐसी रहती है, और पैदा होने के बाद उसके हाथ में कुछ रख के देखो, किसने सिखाया ग्रिपिंग? नोबडी नोस। तो जब किसी को नहीं पता तो रास्ता क्या निकाले कि ये बाय बर्थ है, खत्म, डाटा की जरूरत ही नहीं, जन्म से है भाई, डाटा देने की जरूरत ही नहीं है। इनके अलावा जितने भी फ्रेमवर्क आपके पास है, अब ये फ्रेमवर्क है क्या? पेन को कैसे पकड़ना है? आप में से कोई भी पेन को उल्टा पकड़ के नहीं लिखता है। क्यों? क्योंकि आपके पास फ्रेमवर्क है कि जो नोक होती है उस साइड से लिखा जाता है। मैं इस पेन को अगर मैं ऐसे पकड़ू, ये तब भी काम करेगा, लेकिन मेरा स्कीमा इसको कैसे पकड़वाएगा? अपने आप करवाएगा ये काम, क्योंकि ये बेटर वे है। मेरा स्कीमा बताता है इस बात को। अगर मुझे बैठना है तो मैं उछल के भी बैठ सकता हूं, एक सेंसिबल तरीके से भी बैठना होता है। कैसे पता चलता है कि हाउ यू आर गोइंग टू सिट? छोटे बच्चे को देखना, वो छोटा बच्चा इस तरीके से नहीं बैठता। जैसे जैसे आप बड़े होते हो तब आपके अंदर ये चेंज आता है, क्योंकि आपका क्या बनना शुरू हो जाता है? मेंटल फ्रेमवर्क। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जो हर चीज का बना हुआ होता है। हमारे पास इतने स्कीमा है कि हमें खुद आइडिया नहीं है। जनरली 20 साल तक की एज तक जाते जाते, 25 साल तक जाते जाते आपके सारे स्कीमा तैयार हो चुके होते हैं, मोस्टली। अब आपको अगर कुछ भी बताया जाता है तो उसको याद करने का तरीका आपके पास एक ही होता है कि पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ लिंक कर दो। आपने जैसे ही लिंक किया तो आपने क्या किया? पुराने स्कीमा के साथ नई बात जोड़ दी, पुराने स्कीमा के साथ नई बात जोड़ दी। तो आपने या तो एसिमुलेट किया या अकोमोडेट किया है। स्कीमा जनरेट करने का यही तरीका होता है। एसिमुलेट करने का मतलब है कॉपी मार लिया, आपको पहले नहीं पता था, नई चीजें यूं की यूं रख ले। उसके बाद आप इसको क्या करते जा रहे? सुधारते जा रहे। तो वो इसी में ऐड ऑन करोगे ना, नया थोड़ी बना रहे हो। हमारे बोलचाल का अलग है,
खाने पीने का अलग है, खेलने का अलग है, काम करने का अलग है, वर्ड्स के बारे में हमारी नॉलेज साउंड की अलग है। हमें खुद भी आइडिया नहीं कि हम क्या क्या सीख चुके हैं। आप लोगों को मैंने एक बार और बताया था कि हमें जो लिखना अभी आसान लगता है, एक बड़ी एज के पर्सन को भी प्रॉब्लम आती है। एक स्कूल के बच्चे का बताया था कि उसके पेरेंट्स को लिखना नहीं आता, तो उनको हमने नाम लिख के दिया। उनका नाम था शीला। आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने 3 तो फार्म खराब कर दिए, एक पूरा पेज भर दिया, पर ये एस नहीं बन रहा। इस एस को वो बनाते ही है। जब ई आता है तो ई को लिख के ऐसे, ये लो, वो नाम लिखने में केवल एक लेटर बनाने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ओके, ऐसे ठीक है। हाँ, ये है भाई, मेरा स्कीमा बना हुआ था तो मुझे पता है जेड कैसे बनेगा। फॉर्मेशन हो चुका है, इसलिए अगर आंख बंद करके भी बनवाओगे तो मैं क्या लिखूंगा? जेड करेक्ट लिखूंगा। लेकिन अगर उसका स्कीमा ही नहीं बना हुआ है तो उसको बनाने में समय लगता है। आप लोग अब इतने परिपक्व हो चुके, मेच्योर हो चुके, क्योंकि आपके पास इतने सारे स्कीमा हैं। तो कोई भी नई चीज भी अगर आपको दी जाती है तो आप क्या करते हैं? किसी ना किसी पुरानी के साथ उसका लिंक अपने आप बन जाता है। हमारा ये जो था ना, ये प्रोसेसिंग मॉडल, ये क्या करता है, जो भी नई इंफॉर्मेशन आती है उसके इनपुट को इसमें जितने भी पार्ट्स बने हुए हैं उनके साथ कनेक्ट कर देता है, किसी ना किसी के साथ। इसलिए हमें उसको करने में दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जिस पर्सन के पास स्कीमा नहीं है उसको दिक्कत आएगी। इसलिए छोटे बच्चे को दिक्कत आती है कि एक कुत्ता देख ले और दूसरा कुत्ता जब सामने आता है तो उसको समझ ही नहीं पाता कि ये डॉग है या नहीं है। सफेद रंग का आ गया तो बिल्ली है, क्योंकि कुत्ता अगर होगा तो काले रंग का होगा, क्योंकि उसने बचपन से काले रंग का देखा है। तो अब उसका स्कीमा क्या बन गया? कुत्ता केवल किस रंग का होता है? काले का। अब व्हाइट वाला सामने आया, पेरेंट्स ने बताया अरे बिल्ली नहीं है, ये भी कुत्ता है। तो अब वो क्या करेगा, इस काले वाले में सफेद भी जोड़ देगा। फिर उसकी फॉर्मेशन को ध्यान से कंसिडर करवाएंगे उसके पेरेंट्स, तो इस स्कीमा में क्या करेगा, और चीजें जोड़ देगा। अब वो आइडेंटिफाई करना शुरू करेगा कि ये डॉग है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। आपको जो लग रहा है ना कि आपका बेटा काम नहीं करता और ये नहीं करता है, मे भी ऐसा हो सकता है कि अभी उसे फॉर्मेशन नहीं आई है। हम फोकस कर रहे हैं कि काम कर, भाई पहले फॉर्मेशन तो सिखाओ। एक बच्चे को लेटर बनाना नहीं आता है, आप उसको कहोगे कर, तो उसके लिए तो वो मुश्किल काम है ना, खराब काम है ना। मेरे को आता ही नहीं है तो मेरे से क्यों करवा रहे हो? उसको एक बार सिखाओ, मिट्टी में सिखाओ। ट्रे आती है, सैंड ट्रे, उसका यूज करो। सैंड में बच्चा खेलेगा और खुश होकर लिखेगा, उसमें लिखेगा, मिटा देगा, फिर लिखेगा, फिर मिटा देगा। इंजॉय करता है, क्योंकि गेम है। पढ़ाई मत बताओ, गेम है। देखते हैं कौन अच्छा बनाता है। ये इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के लिए, ताकि वो उस काम को करने की कोशिश करें। पॉइंट क्लियर है ये? थर्ड आ जाते हैं साइकोडायनामिक अप्रोच। ये करेंगे हम अगली क्लास में। घर से इसका थोड़ा सा पढ़ लेना। एक तो है क्या, इसका सीधा सा होता है कि बचपन के बातों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्कूल में आपको ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चों के साथ कैसे डील कर रहे हो। ईडीगो सुपर ईगो आएगा इसमें, डिफेंस मैकेनिज्म आएगा इसमें। तो ये 2 आपको घर से करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नहीं, फिर आपका स्कीम